हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आई एग्जाम बी डेली बीपीडी एनालिसिस के आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जहां पे हम लोग पढ़ेंगे 5 और 6 मार्च 2023 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। पिछले एक हफ्ते से मैं यह वीडियो नहीं ला पाया था किसी वजह से, लेकिन आज हम लोग फिर से इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को इस सीरीज अच्छी लगती होगी और हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है, करंट अफेयर्स 5 और 6 फरवरी मार्च 2023 का है। तो चलिए सीधे क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस तो बहुत पुराना हो गया, एक हफ्ता तो क्वेश्चंस कोई पूछे नहीं गए थे, तो हम लोग सीधे न्यूज की तरफ बढ़ते हैं और हम लोग बढ़ेंगे कहाँ से, इंपॉर्टेंट डेज। अब कोई इंपॉर्टेंट डे 5 और 6 मार्च में कोई इंपॉर्टेंट डे नहीं है, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहले न्यूज और नेशनल सेक्शन से कोई इंपॉर्टेंट न्यूज कल और आज में नहीं बनी है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कहाँ से, अंतरराष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल न्यूज। ठीक है, यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आपके लिए निकल के आई है इंटरनेशनल से। क्या न्यूज बनी है, नवंबर 2022 में जो नोबेल प्राइज है, एक व्यक्ति थे एलिस बियालात्स्की। ठीक है, एलिस बियालात्स्की जिनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। 3 इसमें विनर्स थे, जिसमें 2 संस्थाएं थी और एक एलिस बियालात्स्की थे, और ये बेलारूस के रहने वाले हैं। इनको दिया गया था नोबेल पीस प्राइज। तो इनको अभी हाल ही में बेलारूस की कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है, 10 साल के लिए प्रिजन में रहेंगे। ठीक है, तो यह एक अंतरराष्ट्रीय सेक्शन से बेहद ही इंपॉर्टेंट न्यूज बनी है। आपसे यह क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है अब कि हाल ही में निम्नलिखित में से वह कौन से नोबेल प्राइज विनर है, इन कैटेगरीज में से उनका नाम दे देंगे जिनको अभी हाल ही में प्रिजन की सजा सुनाई गई, यानी कि जिनको कारावास 10 साल का कारावास दिया गया है। तो कौन हो जाएंगे, एलिस बियालात्स्की जो कि बेलारूस के हैं। इनको नोबेल पीस प्राइज जो कि 6 कैटेगरीज में दिया जाता है, उनमें से जो पीस कैटेगरी का है तो पीस प्राइज दिया गया था एलिस बियालात्स्की को, और एक दिया गया था एक मेमोरियल को, और एक दिया गया था एक जो ह्यूमन राइट्स कमीशन होती है उसको, एक रशिया और एक यूक्रेन के थे। ठीक है, तो इनको दिया गया था। तो उन्हीं में से एलिस बियालात्स्की, इनको 10 साल की सजा दे दी गई है। अकॉर्डिंग टू वियस्ना ह्यूमन राइट्स ग्रुप, ही वॉज कन्विक्टेड ऑफ स्मगलिंग एंड फाइनेंसिंग एक्शन। स्मगलिंग और फाइनेंसिंग एक्शन का इन पे आरोप लगाया गया है, जिसके तहत इनको 10 साल की सजा सुनाई गई है। जो नोबेल पीस प्राइज है हमेशा से ही विवादों में रहता है, न जाने क्यों, या तो इसमें कोइंसिडेंस है या फिर पता नहीं क्या रहता है। हमेशा से नोबेल पीस प्राइज क्या रहता है, विवादों में ही रहता है। इथियोपिया के एक राष्ट्रपति हुआ करते थे, उनको भी 2019 में दिया गया था, लेकिन खुद जो वहां पे इथियोपिया है, उसका जो एरिट्रिया वगैरह इलाका है, वहां पे हमेशा अशांति रहती है, और लेकिन वहीं के पीएम को क्या दे दिया गया था, नोबेल पीस प्राइज 2019 में दिया गया था। तो ऐसे ही हमेशा से विवादों में रहता है नोबेल पीस प्राइज। अब हम लोग जान लेते हैं इनके बारे में। ये आपके एलिस बियालात्स्की हैं, जिनको अभी हाल ही में सजा सुनाई गई है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। तो जो नोबेल प्राइज है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। वापस से ये न्यूज में आ गया है, तो क्या पता कोई एग्जाम में बन जाए। तो कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, 4-5 पॉइंट्स हैं जिसको देख लेते हैं। तो नोबेल प्राइज इज अ सेट ऑफ इंटरनेशनल अवार्ड्स। इसमें 6 कैटेगरीज को मिलाकर के नोबेल प्राइज दिया जाता है। इसमें जो किस किस क्षेत्र में आपको एक्सपर्टीज हासिल होनी चाहिए, एकेडमिक, कल्चर या साइंटिफिक अचीवमेंट्स अगर आप किसी भी व्यक्ति में है, तो उनमें इन चीजों के लिए 6 कैटेगरीज में इस अवार्ड को दिया जाता है, इस प्राइज को दिया जाता है। अब वह 6 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, एक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस एंड इकोनॉमिक साइंस। इन 6 कैटेगरीज में यह प्राइज दिया जाता है। ठीक है, एकेडमिक, कल्चरल या साइंटिफिक अचीवमेंट्स कुछ भी किसी व्यक्ति या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन को हो जाती है। तब क्यों दिया जाता है, ये अवार्ड स्टैब्लिश किए गए थे स्वीडिश इन्वेंटर और फिलेंथ्रोपिस्ट एल्फ्रेड नोबेल के नाम पे। एक स्वीडिश वो थे फिलेंथ्रोपिस्ट, यानी कि जो लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं, इनका नाम था एल्फ्रेड नोबेल। उनकी विल पे, उनकी इच्छा के आधार पे 1895 में इनको स्टैब्लिश किया गया था इन नोबेल पीस प्राइज, नोबेल प्राइज को। कहाँ के थे, स्वीडन के। अब स्वीडन कौन सी कंट्री है, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, जो वहां पे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, उन्हीं में से एक है कौन, स्वीडिश, मतलब स्वीडन कंट्री है। ध्यान रखेंगे जो आपकी 6 कैटेगरीज है, इनमें से एक पीस प्राइज है जो कि नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है। नॉर्वे की गवर्नमेंट कौन सा प्राइज देती है, पीस प्राइज। लेकिन बाकी बचे हुए 5 प्राइज कौन देती है, स्वीडन की गवर्नमेंट देती है। ठीक है, बाकी बचे हुए 5 स्वीडन, और एक जो पीस प्राइज है वो कौन देता है, नॉर्वे की सरकार देती है। इस चीज को आपको याद रखना है। इसमें अप्रोक्सीमेटली $1.1 मिलियन यूएस डॉलर का पर प्राइज क्या रहता है आपका,
यहाँ पे इनाम में दिया जाता है उनको, यानी कि जैसे अगर किसी को फिजिक्स का मिला है तो उसको ये धनराशि मिलेगी, और अगर फिजिक्स में 3 लोगों को मिली है तो फिर यह धनराशि इन 3 लोगों में डिवाइड हो जाएगी, इस तरीके से रहता है। ठीक है, तो ये इसमें है। द नोबेल प्राइज सेरेमनीज आर हेल्ड एनुअली ऑन 10 दिसंबर। हर साल 10 दिसंबर को नोबेल प्राइज सेरेमनी होती है, जहां पे डिक्लेयर किया जाता है कि किस किस को इस साल यह नोबेल प्राइज दिया जाएगा। ठीक है, आई होप आपको इतना तो समझ में आया होगा। जो यहाँ पे आपको व्यक्ति दिख रहे हैं यही है नोबेल, अल्फ्रेड नोबेल, जिनके नाम पे हम ये लोग देते हैं किसको, ये सारे के सारे प्राइज को। देखिए अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ क्या, आपको दिखाता हूँ कि 2022 में किस किस को ये अवार्ड्स दिए गए थे। एक मिनट हम लोग इसको मिनिमाइज करके दूसरी उस पर चलते हैं, जहाँ पे मैंने आपके लिए सारे के सारे ले रखे हैं। ठीक है, ये है, ये इनकी ऑफिशियल साइट है। 2022 में नोबेल प्राइज जो दिए गए थे, फिजिक्स का एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लाउजर और एंटोन जेलिंगर। इनके नाम आपको याद रखने ही पड़ेंगे, इसी तरीके से कहीं पे आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं सारे के सारे। ठीक है, तो इन 3 को दिया गया था फिजिक्स में, और इसके अलावा केमिस्ट्री में दिया गया था कैरोलिन आर बर्डोजी, उसके साथ मॉर्टन मेल्डल और के बैरी शार्पलेस। इन तीनों को दिया गया था किसमें, केमिस्ट्री के क्षेत्र में। उसके बाद नोबेल प्राइज फिजियोलॉजी, या जिसको हम लोग बोलते हैं मेडिसिन, मेडिसिन के लिए दिया गया था स्वांटे पाबो को, स्वांटे पाबो इनको मेडिसिन के लिए दिया गया था। उसके अलावा आगे बढ़ेंगे तो लिटरेचर, लिटरेचर के लिए एनी एर्नॉक्स इनको दिया गया था लिटरेचर के लिए। उसके अलावा अगर आप पीस प्राइज की बात करते हैं, जो कि एलन बियालास्की को दिया गया था, एलएस बियालास्की को, एक तो ये हो गए, दूसरे मेमोरियल जो कि कहाँ का है, रशियन गवर्नमेंट का, और तीसरा सेंटर ऑफ सिविल लिबर्टीज, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कहाँ की है, यूक्रेन की है। तो इन तीनों को दिया गया था नोबेल पीस प्राइज। ठीक है, उसके अलावा जो इकोनॉमिक साइंस है, इकोनॉमिक साइंस का जो प्राइज है, ये पहले 1895 में नहीं दिया गया था, ये बाद में इसको स्टार्ट किया गया था। आप लोगों के लिए एक सवाल है, आप लोग बताएंगे कि इकोनॉमिक साइंस के लिए नोबेल प्राइज को किस ईयर में स्टार्ट किया गया था। ओरिजिनली यह नहीं था। तो जो इकोनॉमिक साइंस है ये दिया गया था बेन एस बर्नेंक और डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डार्विक, इन तीनों को दिया गया था इकोनॉमिक साइंस के लिए। ये जो मैंने आपको बताया यह 2022 के लिए था। ठीक है, ये सारा का सारा। तो नोबेल पीस प्राइज किसके लिए दिया जाता है, नोबेल पीस प्राइज कहाँ से दिया जाता है, बेसिकली नोबेल पीस प्राइज दिया जाता है आपका नॉर्वे से। अब नॉर्वे कहाँ पे है, ये आपके सामने वर्ल्ड का मैप में ले आया। वर्ल्ड का मैप जब आप लोग खोलते हैं तो आपको ये आपका एशिया, यह आपका यूरोप, इधर आपका यूरोप आ जाएगा, ये आपका यूरेशिया हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप आएंगे यूरोप के ऊपर, यूरोप में ही ऊपर आएंगे अगर आप लोग, तो वहां पे आपको क्या दिखेगा, वहां पे आपको दिख जाएगा नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। ठीक है, मैं आपको दिखाने का ट्राई करता हूँ इसको, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये जो 3 कंट्रीज हैं ये है नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। हमें छोटी छोटी कंट्रीज है, हर इंडेक्स के टॉप में आपको यही कंट्रीज दिख जाएंगी, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। अब आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे है एक डेनमार्क, ये छोटा सा क्या है आपका डेनमार्क। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। अगर आप इन 4 कंट्रीज को मिला देंगे तो इन 4 कंट्रीज में एक माउंटेन फैला हुआ है जिसको बोलते हैं स्कैंडिनेविया। क्या बोलते हैं, स्कैंडिनेविया। इसीलिए जिन कंट्रीज में यह स्कैंडिनेविया माउंटेन है उन कंट्रीज को बोला जाता है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में कौन कौन सी कंट्री आ जाती हैं आपकी, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क, ये 4 कंट्रीज में आ जाती हैं। डेनमार्क की एक गाय है बहुत फेमस, आपको बताना है उसका नाम क्या है, वर्ल्ड फेमस गाय है डेनमार्क की। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क किया जाएगा, इसके नीचे बाल्टिक सी वगैरह आ जाएगा, और ये 4 कंट्रीज स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में आ जाती हैं। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, इस न्यूज से आपको इतनी सारी जानकारी मिलती है। अब हम बढ़ते हैं आगे, और क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, अगली न्यूज बनी है, साउथ कोरिया यूएस टू होल्ड जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स डिस्पाइट नॉर्थ कोरिया वार्निंग। नॉर्थ कोरिया की लगातार दी जाने वाली वार्निंग के बावजूद भी यूएस और साउथ कोरिया इन दोनों ने मिलिट्री ड्रिल्स करने का ऐलान किया है। आपसे पूछ सकते हैं जो भी मिलिट्री ड्रिल्स करने वाले हैं, खासकर जो यूपीएससी का एग्जाम देंगे आगे जाके, जैसे कि एनडीए या फिर सीडीएस का देंगे, वहां पे ये क्वेश्चन बनने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं आपके लिए। ठीक है, एसएससी के लिए थोड़ा सा कम शायद मैं समझता हूँ कि ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन यूपीएससी के एग्जाम में आपके लिए ये क्वेश्चन आने वाला है। चाहे आप सीएपीएफ का देंगे चाहे एनडीए सीडीएस देंगे, वहां पे ये क्वेश्चन आएगा
मिलिट्री एक्सरसाइज के सेक्शन में, क्योंकि वहां पे इंडिया के अलावा बाकी कंट्रीज के एक्सरसाइज को पूछा जाता है जो कि आपकी चर्चाओं में रहती है। तो अब आई है चर्चाओं में साउथ कोरिया और यूएस के बीच होने वाली एक्सरसाइज, जो कि नॉर्थ कोरिया की वार्निंग्स के बावजूद भी ये लोग कर रहे हैं। अब ये एक्सरसाइज कौन सी, सबसे पहले आपको नाम बता देता हूँ। देखिए, ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़नी है एक्सरसाइज, पहले बता देता हूँ। जो भी दूसरी कंट्रीज की एक्सरसाइज होती है उनके बारे में डिटेल में कभी भी यूपीएससी नहीं पूछेगा, केवल ये किस कंट्रीज के बीच होती है और उन कंट्रीज के बीच होने वाली एक्सरसाइज कौन सी है, आपको ये नाम पता रहना चाहिए। तो नाम क्या है, फ्रीडम शील्ड, ठीक है, फ्रीडम शील्ड। और इसके ठीक पहले, मतलब इसके साथ साथ एक एक्सरसाइज और हो रही है जिसको बोलते हैं वॉरियर शील्ड। जो वॉरियर शील्ड है बेसिकली एक क्या है, ये फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, ठीक है, ये आपकी फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज, इसी के साथ साथ कौन सी हो जाएगी आपकी फ्रीडम शील्ड। और यह दोनों फ्रीडम एंड वॉरियर शील्ड किस किस के बीच होगी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और साउथ कोरिया के बीच में होगी। ध्यान रखेंगे दोनों कंट्रीज को, साउथ कोरिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इन दोनों के बीच में होगी यह फ्रीडम शील्ड और वॉरियर शील्ड एक्सरसाइज। फ्रीडम शील्ड इज डिजाइंड to strengthen defense and response capabilities of the alliance by focusing within the exercise scenario on things such as the changing security environment, DPRK aggression, and lessons learned from the recent wars and conflicts। एक्सरसाइज हो क्यों रही है, बेसिकली डिफेंस, अपने जो डिफेंस सेक्टर है उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, डिफेंस की तो मिलिट्री फोर्स है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए और रिस्पॉन्स कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए, कैसे हमें रिस्पॉन्ड करना है, हम कितने समर्थ हैं उसको बढ़ाने के लिए। और उसी के साथ साथ जो भी सिक्योरिटी का जो वातावरण है जो कि अब चेंज हो रहा है धीरे धीरे, उसके खिलाफ कैसे रिस्पॉन्ड करना है, डीपीआर के एग्रेशन, यानी कि डीपीआर के का क्या एग्रेशन है उसके खिलाफ। अब डीपीआर के क्या है, डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, ठीक है, इसको। और लेसन्स लर्न, जो हाल ही में जितने भी इनके वॉर्स हुए हैं उनसे होने वाले जो लेसन्स है उनको सीखने के लिए ही, उसकी प्रैक्टिस के लिए बेसिकली फ्रीडम शील्ड एक्सरसाइज को किया जाएगा। दो कंट्रीज का नाम लिया है मैंने, साउथ कोरिया और यूएसए। साउथ कोरिया की राजधानी सियोल है, कोरियन रिपब्लिक वन यहाँ की क्या करेंसी है। यूएसए के बारे में आप लोग जानते हैं वॉशिंगटन, प्रेसिडेंट इसके जो बाइडेन है और करेंसी यहाँ की यूएस डॉलर है, ठीक है। एक बार आपको इसकी झलक मैप में दिखा देता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अगर आप कोई भी कंट्री को मैप में देखते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है। मैप में कहाँ पे आएंगे, आपका हमारा प्यारा भारत यहाँ पे आएगा, हमारे ऊपर चाइना, मंगोलिया, रसिया। अब चाइना के ठीक राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे दो कंट्रीज, एक नॉर्थ कोरिया और एक साउथ कोरिया। जो ऊपर वाला आइलैंड है ये नॉर्थ कोरिया और जो नीचे वाला है इसको क्या बोलेंगे, साउथ कोरिया बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपका नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। और यूएसए कहाँ पे आपका, यहाँ पे आपका क्या, यूनाइटेड स्टेट्स ही है। ये दोनों किस कौन है, यूनाइटेड स्टेट्स ही है, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा बहुत दूर, लेकिन यह दुनिया गोल है, आप सभी को तो दुनिया कैसी है, गोल है। और इस गोल दुनिया को खोल के आपको दिखाया गया इस तरीके से, वरना दुनिया कैसी है, इस तरीके से गोल है। अगर आप इसे गोल करेंगे तो इसके ही बगल में क्या आ जाएगा आपका, यूएसए आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में हो रही है। अब इसके नीचे क्या आपका जापान है, ठीक है। इस तरीके से आपको मैप में लोकेट करना आना चाहिए, ठीक है। चलो हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगली न्यूज हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट बनी है जो हमें पढ़नी चाहिए। कहाँ पे पहुंच गए थे हम लोग, हम पहुंच चुके थे वहां पे। अब हम लोग बढ़ेंगे यहाँ पे स्टेट्स में। देखिए स्टेट से क्या न्यूज इंपॉर्टेंट बनी है आपके लिए। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट एग्जेम्प्टेड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बायर्स इन स्टेट फ्रॉम टैक्स एंड रजिस्ट्रेशन फीस। यूपी गवर्नमेंट, जहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, योगी आदित्यनाथ, और आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर है, और लखनऊ यहाँ की क्या है, लखनऊ यहाँ की राजधानी है। और लखनऊ नवाबों का शहर बोला जाता है, इमामबाड़ा वगैरह यहाँ पे फेमस है। अब न्यूज क्या बनी है, अपने राज्य में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए कि लोग ज्यादा से ज्यादा इनको खरीदे, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का यूज करें, ताकि जो हमारा एक लक्ष्य है, हमें कार्बन एमिशन को कम करना है, हम उस तक पहुंच सके। इस चीज के लिए हम लोग यहाँ पे क्या किया गया है, अब योगी गवर्नमेंट यानी कि यूपी गवर्नमेंट क्या करेगी, वहां पे जितने भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बायर्स होंगे उन सभी को टैक्स, यानी कि जो रोड पे पड़ने वाला टैक्स होता है वह, और रजिस्ट्रेशन फीस उनको वहां पे नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है। बेसिकली इसको प्रमोट करने के लिए किया गया। 100% एक्सेप्शन यहाँ पे दिया गया है, किसके तहत, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिकल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग एंड मोबिलिटी पॉलिसी 2022। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिकल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग एंड मोबिलिटी पॉलिसी 2022 के आधार पे
अब वहां पे जितने भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बायर्स है उन सभी को 100% टैक्स से एग्जेम्पशन वहां पे दिया जाएगा। और यह कब से इफेक्टिव होगा? 14 अक्टूबर 2022 से लेकर के 13 अक्टूबर 2025, यानी कि 3 साल के लिए इसको फिलहाल रखा गया है। रेट्रोस्पेक्टिवली इसको चालू किया गया, यानी कि 14 अक्टूबर 2022 से लेकर के। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे हैं। अब जैसे ही हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बात करते ही दिमाग में क्या आती है? एक रिसेंट या करंट न्यूज जो कहाँ से आई थी? जम्मू कश्मीर। ये हमारा जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर में तो यहाँ पे एक रियासी डिस्ट्रिक्ट है। ये जम्मू कश्मीर का जो रियासी डिस्ट्रिक्ट है, अभी कुछ ही टाइम पहले यहाँ पे लिथियम के भंडार मिले थे। अब लिथियम क्यों दिमाग में आता है? क्योंकि जब भी हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बात करते हैं तो आपके दिमाग में पहली चीज आनी चाहिए, अगर यह गाड़ी पेट्रोल या डीजल से नहीं चल रही है तो फिर चल किससे रही है? बैटरी से। और जो बैटरी है, बैटरी में कौन सी क्या यूज किया जाता है? लिथियम आयन बैटरीज होती हैं या फिर लिथियम पॉलीमर बैटरीज होती हैं, और दोनों ही बैटरीज में क्या यूज किया जाता है? लिथियम। और लिथियम जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खनिज होने वाला है आने वाले टाइम पे। जिस तरीके से पेट्रोल ने पूरी दुनिया बदली, ऐसे लिथियम दुनिया बदलेगा, क्योंकि अब पूरी की पूरी दुनिया कहीं ना कहीं लिथियम पे डिपेंड हो रही है, गाड़ियों के लिए भी। और जो आपका स्मार्टफोन है, लैपटॉप है, उन सभी की बैटरीज में लिथियम का यूज किया जाता है। और इस लिथियम के भंडार अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में मिले हैं। हालांकि जो ये लिथियम मिला है अभी यह इन्फर्ड कैटेगरी में है। ठीक है, इन्फर्ड, INFERRED, इन्फर्ड, इन्फर्ट कैटेगरी में है। यानी कि इन्फर्ट कैटेगरी में होने का मतलब यह है कि इसकी क्वांटिटी को और इसकी क्वालिटी को अभी अब हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि इसकी क्वांटिटी कितनी है और इसकी क्वालिटी क्या रहेगी। हम बस इसके बारे में अंदाजा लगा सकते हैं इसके, इसीलिए अंदाजे के आधार पर लगभग बोला गया कि रियासी डिस्ट्रिक्ट में 5.9 मिलियन टन, 5.9 मिलियन मतलब कितना हो गया? लगभग 60 लाख टन के आसपास क्या मिला है? यहाँ पे लिथियम मिला है। जो कि अगर ऐसा होता है, मान लो अगर इन्फर्ट कैटेगरी में नहीं बल्कि ऊपरी कैटेगरीज में आता है, तो ये बोला जाएगा कि इंडिया में अब सेकंड लार्जेस्ट रिजर्व्स होंगे। अगर ऐसा होता है तो ध्यान रखेंगे, ऐसा भी हुआ नहीं है इन्फर्ट कैटेगरी में। अगर ऐसा हो जाए तो दुनिया में दूसरे नंबर पे हमारा भारत आ जाएगा जिसके पास लिथियम के रिजर्व्स होंगे। अब अगर दूसरे नंबर पे आएगा तो अभी पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे है साउथ अमेरिका की एक कंट्री, इसको बोलते हैं हम लोग चिली। साउथ अमेरिका में लिथियम के भंडार बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। चिली, बोलीविया, अर्जेंटीना, यहाँ पे काफी सारे पाए जाते हैं। तो वर्ल्ड में नंबर 1 पे कौन आता है? चिली वर्तमान में, जहाँ पे 9.4 मिलियन टन लिथियम रिजर्व वर्तमान में पाए जाते हैं। और वर्तमान में सेकंड नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया, जहां पे ऑस्ट्रेलिया में कितने पाए जाते हैं? 5.4 मिलियन टन लिथियम रिजर्व्स यहाँ पे पाए जाते हैं। इतना लिथियम रिजर्व यहाँ पे अभी है वर्तमान में। कहाँ पे? यह है ऑस्ट्रेलिया में और यह है आपका चिली में। अगर इंडिया में ये कैटेगरी सच में मिल जाए, मतलब यह जो मात्रा है सच में अगर यूजेबल है, इसको यूज कर सकते इतना है, तो इंडिया कहाँ पे आ जाएगा? सेकंड नंबर पे आ जाएगा। और पूरी दुनिया के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, और हो सकता है इंडिया के लिए भी गेम चेंजर साबित हो। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ से इलेक्ट्रिकल व्हीकल से लिथियम दिमाग में आता है, लिथियम से हमें इतनी सारी जानकारी मिल जाती है। ये क्या था आपका लिथियम के बारे में। और क्या जान सकते हैं हम यहाँ से? और क्या जान सकते हैं? कुछ भी नहीं। उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में क्या क्या चीजें हैं? आपका लखनऊ, ये आपका जो रेड मार्क है उत्तर प्रदेश है। ठीक है, ये उत्तराखंड है, यहाँ पे नेपाल है, यहाँ पे आपका मध्य प्रदेश है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश की राजधानी आपके लखनऊ में है, जिसको बोलते हैं हम लोग नवाबों का शहर। इसके अलावा यहाँ पे बागपत एक जगह है जिसको ग्रीन रेवोल्यूशन का केंद्र बनाया गया था, बागपत को, जो कि कहाँ पे है? यूपी में ही अगेन। उसके अलावा यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं? और यहाँ पे है आपका क्या वो क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पे आपका क्या है? मेरठ। मेरठ में क्या हुआ था आपका? 1857 की क्रांति का केंद्र क्या था आपका? यही था। उसके अलावा अलीगढ़ यहाँ पे है। अलीगढ़ में क्या होता है? आपके ताला उद्योग काफी ज्यादा होता है। रामपुर यूपी में है। रामपुर क्यों फेमस है? रामपुर फेमस है चाकू के लिए, नाइफ के लिए। उसके अलावा पीलीभीत यहाँ पे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पीतल नगरी बोलते हैं। लखनऊ हम लोग बात कर चुके हैं, क्या है हमारा लखनऊ? लखनऊ है नवाबों का शहर। बरेली यहाँ पे, बरेली आपके मिलिट्री के कैंट के लिए फेमस है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। तानसेन आपके यहीं से हुआ करते थे। ठीक है, तो काफी वो है। इसका पहले का नाम क्या था? यूनाइटेड प्रोविंस। यूपी पहले भी था, लेकिन पहले क्या बोलते थे इसको? यूनाइटेड प्रोविंस बोलते थे।
उत्तराखंड इसमें पहले इसके साथ मिला हुआ था, जो कि अब एक पहाड़ी राज्य अलग कर दिया गया है उत्तराखंड नाम से, जिसका नाम पहले उत्तरांचल हुआ करता था, लेकिन 2007 में इसको उत्तराखंड कर दिया गया। 9 नवंबर 2000 को 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड को यूपी से अलग करके एक अलग पहाड़ी राज्य बना दिया गया था। ठीक है, इतनी जानकारी आपको इस न्यूज से मिल जाती है। ठीक है, ये जितना भी आपको पता रहता है ना उतना बोलते रहो, दिमाग में थोड़ा इजी रहता है और दिमाग में बैठती चीजें। मऊगंज टू बी मध्य प्रदेश 53rd डिस्ट्रिक्ट। मध्य प्रदेश में अब 53 जिले हो चुके हैं और 53वां जिला भी हाल ही में कौन, मऊगंज। तो यहाँ पे एक रेवा डिस्ट्रिक्ट था जो अभी भी है, तो रेवा डिस्ट्रिक्ट की 4 तहसील को काट करके, इनका नाम क्या है, नाईगढ़ी, मऊगंज, हनुमान और देवतालाब, इन 4 तहसील को काट करके एक नया डिस्ट्रिक्ट या जिला बना दिया गया, जो कि मध्य प्रदेश का अब 53वां यानी कि 53rd जिला होगा, जिसको क्या बोलेंगे हम लोग, मऊगंज बोलेंगे। कहाँ पे है मध्य प्रदेश, ये है मध्य प्रदेश यानी कि एमपी। ठीक है, ये वाला ये एमपी है। अब 53 जिले इतना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इसकी राजधानी क्या है, भोपाल है। मंगू भाई सी पटेल यहाँ के गवर्नर हैं, शिवराज सिंह चौहान यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। यहीं पे क्या है मध्य प्रदेश में जबलपुर है, जो कि आर्मी के जितने व्हीकल्स होते हैं सारे के सारे एमपी में जबलपुर में बनाए जाते हैं। अमरकंटक की पहाड़ियां यहाँ पे हैं। अमरकंटक की पहाड़ियां क्या करती हैं, अमरकंटक की पहाड़ियों से 3 नदियां निकलती हैं। कौन कौन सी नदी आपको बताना है। उसके अलावा विंध्याचल पर्वत यहाँ पे देखने को मिलेगा, सतपुड़ा, ये वो सब चीजें यहाँ पे मिलती हैं आपको। ठीक है, तो ये कहाँ पे आ जाएगा आपका, मध्य प्रदेश यानी कि एमपी, ये आ जाएगा आपको बीच में। आगे बढ़ते हैं, इसमें और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। साइंस एंड टेक, यहाँ से इंपॉर्टेंट न्यूज बनी है। साइंस के क्षेत्र में और ज्यादा तरक्की करने के लिए और ज्यादा आगे बढ़ने के लिए इंडिया ने मैक्सिको के साथ एक एमओयू साइन किया है ऑन रिसर्च टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कोलैबोरेशन, कि रिसर्च के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और किसके, इनोवेशन के क्षेत्र में कोलैबोरेट करने के लिए इंडिया ने किसके साथ, मैक्सिको के साथ अभी हाल ही में क्या किया है, एक एमओयू साइन किया है। ठीक है, अब बता तो दिया है मैंने किस किस के लिए, बेसिकली रिसर्च, टेक्निकल इनोवेशन और मतलब टेक्नोलॉजी और इनोवेशन कोलैबोरेशन के लिए। किस किस क्षेत्र में करेंगे, एरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स, सिविल, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंजीनियरिंग, इकोलॉजी, एनवायरमेंट, अर्थ एंड ओशियन साइंसेज एंड वाटर, माइनिंग, मिनरल्स, मेटल्स, मटेरियल्स, इन सारे सेक्टर्स में टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और रिसर्च कोलैबोरेशन के लिए एमओयू को साइन किया गया। ठीक है, इतना ही याद रखना आपको यहाँ पे। अब मैक्सिको है कहाँ पे, जब आप लोग को मैंने अभी यूएसए दिखाया था तो उसी साइट का मैंने एक छोटा सा क्रॉप करके इमेज लिया है, जो कि ये है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, ये आपका क्या हो गया, नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में ये आपका यूनाइटेड स्टेट्स, जो कि बेसिकली यहाँ पे है, इसका एक अलास्का यहाँ पे है। ठीक है, जो कि रसिया से ही लिया गया है यूनाइटेड स्टेट्स को। इसने कहाँ से लिया, इस यूएस ने रसिया से लिया है, रसिया। इसके ऊपर क्या है, कनाडा, यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स, इसके नीचे आएगा आपको क्या, मैक्सिको। ठीक है, ये है आपका क्या, मैक्सिको। ठीक है, ये इसी के साथ अभी हमने साइन किया है इस चीज को। अब यहाँ पे आपका सेंट्रल अमेरिका और नीचे आएगा आपका साउथ अमेरिका। सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिन अमेरिका। यहाँ पे लैटिन भाषा बोली जाती है इन दोनों पे, तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको लैटिन अमेरिका बोलते हैं। नॉर्थ अमेरिका लैटिन अमेरिका में नहीं आता है। कौन कौन आते हैं, सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका लैटिन अमेरिका में आ जाते हैं। ठीक है, इतना आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे, और उतना इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं। मैक्सिको की राजधानी क्या है, मैक्सिको सिटी है। ठीक है, मैक्सिको में उतना कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। यही है चिली, जो अभी आपको बता रहा था मैं, साउथ अमेरिका में यहाँ पे चिली आता है और यहाँ पे अर्जेंटीना आता है, यहाँ पे बोलीविया आता है। ठीक है, यहाँ पे मिलते हैं आपको किसके भंडार, लिथियम के भंडार। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स, यानी कि स्पोर्ट्स से एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज, संतोष ट्रॉफी, जो कि कहाँ, सऊदी अरेबिया में चल रही थी। फुटबॉल चल रहा था बेसिकली, फुटबॉल में दी जाती है क्या, संतोष ट्रॉफी। तो वहां पे संतोष ट्रॉफी किसने जीत ली है, कर्नाटका की टीम ने जीत ली है। ठीक है, कर्नाटका वन संतोष ट्रॉफी। संतोष ट्रॉफी 2022-23 concluded on 4th March with कर्नाटका बीटिंग मेघालय इन द फाइनल एट द किंग फाद स्टेडियम इन रियाद, सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया की कैपिटल है रियाद, तो रियाद में चल रही थी संतोष ट्रॉफी, जो कि फुटबॉल के क्षेत्र में दी जाती है। और यहाँ पे कौन जीता, कर्नाटका की टीम जीत गई, हराया किसको, मेघालय को हरा दिया। मेघालय एक नॉर्थ ईस्टर्न कंट्री है, स्टेट है, और कर्नाटका का है सदर्न स्टेट हमारे भारत का। स्टार्टेड इन 1942, 1942 में संतोष ट्रॉफी स्टार्ट की गई थी।
2022-23 का जो सीजन था वो 76th एडिशन था। ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि जो अभी हाल ही में यहाँ पे सऊदी अरेबिया में संतोष ट्रॉफी का जो एडिशन था वो कौन सा था, तो 76th एडिशन था इस बार का। ठीक है, इंडिया का इंटर स्टेट फुटबॉल टूर्नामेंट इसको बोलते हैं, संतोष ट्रॉफी को। ठीक है, कौन जीता है इसको, कर्नाटका, और हराया किसको, मेघालय को। यह है आपकी कर्नाटका की टीम। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है, ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं रखेंगे। एग्जाम में क्या पूछेंगे, किसने जीता, कर्नाटका ने, किसको हराया, मेघालय को, और कहाँ पे हुआ, सऊदी अरेबिया में। कौन सा एडिशन था, 76। कब स्टार्ट किया गया था, 1942 में। संतोष ट्रॉफी किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, यह है फुटबॉल से रिलेटेड है। एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ, कुछ ही दिन पहले, अभी लगभग 1.5 हफ्ते पहले, एक इंडिया के फुटबॉलर थे जिनकी अभी हाल ही में डेथ हुई थी। आपको बताना है कि उनका नाम क्या। अगर आप लोग रिमाइंड कर सकते हैं तो करो और बताओ उनका नाम क्या था। हम लोग बढ़ते हैं आगे। ठीक है, चलो सेक्शन सारे खत्म, इतने ही थे आज के, इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज थी। अब हम बढ़ते हैं लास्ट में, जहां पे हम लोग पूछेंगे आपसे 2 क्वेश्चंस और आपको आंसर देने हैं कमेंट सेक्शन में। पहला क्वेश्चन, इंडिया एंड विच कंट्री। और हाँ, अब आप लोग बोलेंगे वीडियोस तो आई नहीं थी, तो क्या करना है आप लोगों ने, डेली हमारा बीपीडी ड्राफ्ट तो रिलीज होता ही था, वीडियो आए चाहे ना आए, बीपीडी हमारा रिलीज होता ही होता है। तो वहां पे सारी की सारी न्यूज को हम लोग क्या करते हैं, कवर करते हैं। तो यहीं से आपके लिए क्वेश्चन है, अगर आपने ड्राफ्ट पढ़े थे तो बताओ, नहीं पढ़े थे तो जहां से भी आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं वहां से पढ़ के मेरे को इसका आंसर चाहिए कमेंट सेक्शन में। पहला क्वेश्चन, इंडिया एंड विच कंट्री रिसेंटली साइंड MOU ऑन डिफेंस कोऑपरेशन एंड कंक्लूडेड अ डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट ऑन माइग्रेशन एंड मोबिलिटी। अभी हाल ही में भारत ने इनमें से किस कंट्री के साथ एक MOU साइन किया डिफेंस कोऑपरेशन, रक्षा सहयोग को लेकर के, और एक डिक्लेरेशन और इंटेंट उन्होंने यहाँ पे साइन किया है माइग्रेशन और मोबिलिटी को लेकर के। बताना है किस कंट्री के साथ किया गया। सेकंड क्वेश्चन है, कर्नल CK नायडू टीम इंडिया फर्स्ट टेस्ट क्रिकेट कैप्टन स्टैच्यू अनवील्ड इन। अभी हाल ही में भारत के जो पहले टेस्ट क्रिकेट कैप्टन थे जिनका नाम था CK नायडू, इनका एक स्टैच्यू अनवील किया गया। आपको बताना है कि कहाँ पे इसको अनवील किया गया था। ठीक है, आंसर्स बताएंगे और उन आंसर से रिलेटेड जितनी भी नॉलेज आपको है उसको लिख करके बताओ, ताकि आप लोगों का भी रिवीजन हो और हमें पता लगे कि आप लोग हमें देख रहे हैं, हमारे ड्राफ्ट्स को पढ़ रहे हैं और आपको एक्स्ट्रा नॉलेज है। तो इसमें मजा भी आता है और अच्छा भी लगता है, हमें भी अच्छा लगता है कि आप लोग यहाँ तक हमारे वीडियोस को देखते हैं और पसंद करते हैं। ठीक है, हमारे इन वीडियोस में होता क्या है, कोई ज़्यादा बहुत डीप में कुछ नहीं, मतलब शॉर्ट में न्यूज़ जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, केवल वही पॉइंट्स, फालतू या एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। ठीक है, वो मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज देते रहता हूँ कि जो आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं तो। ठीक है, पर न्यूज़ हमारी कट टू कट रहती है, फालतू कुछ भी उसमें नहीं रहते। तो आपको इसके आंसर देने हैं और बाकी कुछ नहीं करना है। इसके बारे में लिख के बताओ कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लास्ट में एक इंपॉर्टेंट काम जो आपको हमारी हेल्प करनी है, जहाँ पे हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ग्रो करने में हेल्प करो। यहाँ पे टाइप करो SSCB, ज्वाइन कर लो। आपको यहाँ पे हर सब्जेक्ट्स के क्विज और GA के लिए इन्फोग्राफिक्स मिलते रहते हैं ताकि आप लोगों की तैयारी अच्छी हो। इसके साथ साथ बीपीडिया, हमारा बीपीडिया के लिए स्पेसिफिक चैनल है TG में, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको क्विज और इन्फोग्राफिक्स केवल GA के मिलते रहते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेंगे हमारे इस चैनल को जहाँ पे आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, यानी कि SSCB। नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट कंटेंट आपसे कभी भी मिस ना हो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट काम आपको करना ही करना है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो के लिए इतना ही। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही कुछ था मेरे पास आपके लिए। अब ट्राई करूंगा कि वीडियो कभी भी लेट ना हो, आपके लिए टाइम पे आपको सारे के सारे वीडियो मिलते रहे। ठीक है, तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपनी तैयारी को ऐसे ही जारी रखिएगा। ठीक है, और आपके जितनों के भी एग्जाम्स चल रहे हैं या होने वाले हैं, आप सभी को आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड बी 50% फास्टर। थैंक यू ऑल।